हाइजीन एक बहुत बड़ी समस्या है, सैनिटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। छेड़खानी की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं कि क्योंकि वो जो लड़के होते हैं तो वो हमें इस बात से डराते हैं कि हम पॉलिटिक्स से हैं, हमारे पापा नेता हैं। कई राजनीतिक छात्र ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां की। जैसे कि सिक्योरिटी की बात मैं करना चाहूँगी। इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे लाइब्रेरी में या फिर हम कहीं भी बैठे हैं, कोई लड़का घूर रहा है। कैंपस के मुद्दों की बात करूं तो क्लासेस की एक बड़ी समस्या रहती है कि क्लासेस होती नहीं है। पहले ही नेतागिरी इतनी दिखा देते हैं कि हमारे पापा ये हैं वो हैं, क्या कर लोगे जा करके। कि लाइब्रेरी की है समस्या। NSUI ने इसके खिलाफ ज्ञापन भी दिया था। और मैं इसलिए ये मुद्दे उठा रही हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखती हूँ, झेलती हूँ, सहती हूँ। हम अपनी स्याही से जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो हमारी स्याही जब इतना महंगा बिकेगी तो हम अपनी स्याही से अपना स्वर्णिम भविष्य कैसे लिख पाएंगे। रोज़गार का मुद्दा जो है छात्रों के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप पढ़ के तो निकल जाते हैं बट आपको रोज़गार नहीं मिलता तो आप करेंगे क्या, पकौड़ा तो लेंगे। फीस और ये जो मैनेजमेंट फीस जो होते हैं और स्कॉलरशिप, इन पे मैं बात करना चाहूँगा। दूसरी यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शिक्षा है उसको महंगा किया जा रहा है। यहाँ बहुत खुश दिखती हैं स्त्रियाँ, लेकिन उनके पीछे का जो एक शैडो होता है ना, कोई समझ ही नहीं पाता। यूनिवर्सिटी के पास बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर NSUI के कुछ संगठन के छात्र और एवं छात्राएं आए हुए हैं जो इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके इन बच्चों से बात करता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सदफ तस्नीम। क्योंकि हम आधी आबादी के प्रतिनिधि हैं और पिछले 3 सालों से विश्वविद्यालय में, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर आवाज़ दें। हाइजीन एक बहुत बड़ी समस्या है, सैनिटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। मिशन शक्ति लॉन्च होने के बावजूद भी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई थी, जो एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है हाइजीन की वो नदारद मिलती है विश्वविद्यालय से। एक ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि छेड़खानी की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। रिसेंट समय में सेंटिनियल ईयर यानी शताब्दी समारोह जब हुआ था, उसमें भी कई राजनीतिक छात्र ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां की। उन पर कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया, प्रोक्टोरियल बोर्ड्स को कंप्लेन भी गई। तो एक वो समस्या है। देखिए, लड़कियां बहुत दूर दूर से, बाकी लखनऊ के अलावा भी अन्य ज़िलों से भी उत्तर प्रदेश के पढ़ने आती हैं कैंपस में। तो अगर एक सेफ़ माहौल नहीं होगा तो परसेंटेज फॉल होगी, जो कि ड्रॉप आउट परसेंटेज होती है वो भी बढ़ेगी। जब पेरेंट्स, आपको पता होगा लड़कियों की सुरक्षा को तो लेकर कितने सचेत रहते हैं, और ऐसे में वो बाहर नहीं भेजेंगे अगर इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो इसका विश्वविद्यालय प्रशासन को भी आपने इसका संज्ञान दिया? जी, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी, प्रोक्टोरियल बोर्ड को शताब्दी वर्ष के समय कंप्लेन करी गई थी। उनके सामने, उनकी निगरानी में, उनकी इन्फॉर्मेशन में उनको ज्ञात था कि क्या किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ वहाँ पर। ये सब उनके ज्ञान में था, संज्ञान में था, उनको पता था और उनको बताया भी गया, बाद में कंप्लेन भी की गई। जो सेंटिनियल ईयर के रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जो वहाँ पे कमेटी थी, उनको भी बताया गया। उन्होंने इंश्योर कराया था कि ऐसा दोबारा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उस समय हुआ था उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया था। और आप कुछ बोलना है? एक और समस्या है जो हम देखते हैं कि लाइब्रेरी की है समस्या। NSUI ने इसके खिलाफ ज्ञापन भी दिया था, धरना भी दिया था। लाइब्रेरी की टाइमिंग्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं उनके, टैगोर लाइब्रेरी जितनी बड़ी सुविधा कोई अन्य लाइब्रेरी नहीं देती। वहाँ पे साइबर लाइब्रेरी भी है, रीडिंग रूम भी है, UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सेक्शन भी है। तो ऐसी सुविधाएं कोई अन्य लाइब्रेरी नहीं देती। वैसे तो हॉस्टल्स में भी अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन ना तो उसमें पुस्तकों की संख्या इतनी है और ना ही सुविधाएँ इतनी हैं कि वाईफाई फ्री हो। तो हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि लाइब्रेरी की जो टाइमिंग्स है वो बढ़नी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स इसकी सुविधा उठा सकें। जब कोई सुविधा विश्वविद्यालय में है, उपलब्ध है, तो उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। पुलिस का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कैंपस में। यूनिवर्सिटी कैंपसेस एक फ्री स्पेस होते हैं। टैगोर लाइब्रेरी, टैगोर की एक बुक है गीतांजलि, उसमें एक संकलन है, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world is not being broken up into fragments by narrow domestic walls। तो जहाँ माइंड ही फ्री नहीं है, जहाँ नॉलेज फ्री नहीं है, माइंड फियरलेस नहीं है, ऐसा एक माहौल बन गया टैगोर लाइब्रेरी का। अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले ही तकरीबन 30 से 40 की संख्या में पुलिस बल हथियारों से लैस वहाँ पे केवल ID कार्ड की चेकिंग के लिए आया था। ऐसा लग रहा था कि किसी क्रिमिनल को ढूंढा जा रहा हो या किसी सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र की कोई घटना हो गई हो जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इतनी पुलिस बुलाई हो।
क्यों ऐसी पुलिस की ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ पे सुरक्षा में कोई चूक होती है, घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस वहाँ ना होकर जब पुस्तकालयों में मिलती है तो ये चीज़ काफ़ी हमारे लिए दुखद। क्या बोलना चाहते हो, क्या अपनी बात रखना चाहते हो? एलयू में एक तरीके से बात रखने की बात कही तो एलयू की समस्याएं, और आप फिर पूछेंगे समस्याएं कौन कौन सी, तो समस्याओं का पिटारा है हमारा एलयू। जो मुख्य समस्याएं आपके अनुसार होनी चाहिए वो आप बताएं मुझे, क्या है? जी, सबसे पहले जैसे कि मैं वुमेन हूँ, मतलब तो वही जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी, जिसको कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे हम देश स्तर पर देखें या फिर विश्वविद्यालय में देखें। जैसे कि हमने उसमें संसद भवन में या कहीं भी देख लें, पॉलिटिक्स में वुमेन्स का जो नंबर है वो कम है। तो बहुत बार मैं बैठ के ये सोचती हूँ कि क्यों नंबर कम है, तो बाद में मैं ध्यान देती हूँ तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो बेसिक लेवल है यहीं से ये चीज़, यहीं से मतलब आपकी ऐसी धारणा है? वैसे अगर देखा जाए हाँ। तो पॉलिटिक्स में वुमेन्स की किसी प्रकार की कमी नहीं है और ना ही अभी तक रही है और आगे वाले समय में भी होगी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले पूरी बात ख़त्म करनी दीजिए। तो वो इसलिए कमी मैं बता रही हूँ क्योंकि आप एलयू की राजनीति में देख लीजिए, बहुत सारी पार्टियाँ बनी हैं, अपने अपने उनके भी अलग अलग मतलब मत हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो बस बहुत ज़्यादा क्या करते हैं राजनीति के तौर पे कि हम ये नेता हैं, इस बात पे औरतों को, महिलाओं को डराया जाता है। अब जैसे कि सिक्योरिटी की बात मैं करना चाहूँगी, इनफैक्ट मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे लाइब्रेरी में या फिर हम कहीं भी बैठे हैं, कोई लड़का घूर रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके का स्टॉकिंग वगैरह कुछ भी, तो हम उस पर अगर जो सोचे कि हम कहीं कंप्लेंट कर दे जाकर के, कहीं बात करे जाकर के, किससे बताया जाकर के, ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जैसे मिडिल क्लास से आते हैं तो डर भी रहता है कि क्योंकि वो जो लड़के होते हैं तो वो हमें इस बात से डराते हैं कि हम पॉलिटिक्स से हैं, हमारे पापा नेता हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मतलब ये लोगों को लगेगा कि सब इसका पढ़ाई से क्या कनेक्शन है। बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि डिप्रेशन में वो जो सारी चीज़ें फेस करना, फिर घर जाकर के नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है। तो सिक्योरिटी को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज आना बंद कर देती हैं या उनके घर नहीं आने देते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए आपके लिए भी कोई सेल नहीं बनाई है सर? जहाँ पे आप इस तरह की कंप्लेंट कर सकें? सर मुझे तो नहीं लगता, बस पिंक बूथ कहने के लिए तो मतलब जो योजना आई है पिंक बूथ कहने के लिए, लेकिन बस वहाँ पे बस बैठे रहते हैं लोग। अब लोग कहते हैं कंप्लेंट नहीं करने जाते या फिर कोई लेके नहीं जाता, तो उसका भी रीज़न है जब लोग पहले ही नेतागिरी इतनी दिखा देते हैं कि हमारे पापा ये हैं वो हैं, क्या कर लोगे जा कर के, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अब जाहिर सी बात है फिर कोई उनको एक सपोर्टर चाहिए होता है, सपोर्टर के तौर पर उनके साथ कोई होता ही नहीं है, फिर क्या हो। तो जब तक आप कंप्लेंट करोगे नहीं, ठीक है, तब तक इसको संज्ञान में कौन लेगा? कंप्लेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो इस चीज़ का कोई निस्तारण कर ही नहीं सकता, शिकायत तो करनी पड़ेगी ना आपको। इतनी सारे केसेस निकल रहे हैं, हम गांव से आते हैं तो हमें पता है जब हम गांव स्तर पर किसी भी तरीके से देखते हैं चीज़ें निकलती एक्सप्लोर होती हैं, ऐसा नहीं, लेकिन फिर दब जाती हैं। एक दो वर्ग हो जाते हैं, एक अपर एक लोअर, दोनों के बीच दब के रह जाती हैं लड़कियां। सब कहते हैं कास्ट सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम, मैं कहती हूँ कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ दो वर्ग हैं, एक तो पुरुष और एक स्त्री। किसी भी कितने भी बड़ी फैमिली से आए, कहीं भी आए, वो वही बन के रह जाती है। कोई उसकी पर्सनल जो बताएं पहचान जैसे होती नहीं, हमें भी पहचान की ज़रूरत है, तो वो पहचान एक जो पितृसत्तात्मक समाज होता है, एक जो पैट्रिकल सोसाइटी है, उसके बीच दबा दी जाती है। चाहे वो हमने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखे हैं, लेकिन हमने उनकी पत्नियां या फिर जो छोटा वर्ग है ना, उनकी जो वाइफ्स, उनको हमने बहुत खुद से कनेक्ट करा है, क्योंकि उनकी वो बड़े तो बन जाते हैं, लेकिन उनके घर की जो बीवियाँ या उनके घर के जो वुमेन्स हैं वो हमेशा उसी बीच में दब के रह जाती हैं। क्या पहनना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, वो डिसाइड करते हैं। और मैं इसलिए ये मुद्दे उठा रही हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखती हूँ, झेलती हूँ, सहती हूँ। बहुत खुश, मतलब मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि बहुत खुश दिखती हैं ये लड़कियाँ, बहुत खुश दिखती हैं स्त्रियाँ, लेकिन उनके पीछे का जो एक शैडो होता है ना, कोई समझ ही नहीं पाता। तो यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज़ है। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली क्योंकि यूनिवर्सिटी भी देश में है, तो ये एक देश मुद्दा है यूनिवर्सिटी, तो ये हमारे विश्वविद्यालय का भी एक मुद्दा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि ईव टीजिंग के केसेस होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश दबाव में आ करके इस तरह की शिकायतें नहीं कर पाती है, तो इनके लिए काउंसलिंग व्यवस्था करी जानी चाहिए, जहाँ पर इस तरह के बच्चे जो हैं डिप्रेशन में न जा करके अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से लागू कर सकें। जी, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं NSY
यहाँ पे देखता हूँ। 2019 से हम लोग NSY में एक्टिव है और कैंपस के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं छात्रों के मुद्दों पे। सबसे पहले मैं एक महान फिलोसोफर एरिस्टोटल के कोट से शुरू करना चाहूँगा, द पर्पस ऑफ नॉलेज इज़ फॉर एक्शन नॉट नॉलेज। इसी बात को रखते हुए मैं कैंपस पे पहुंचता हूं और इसी बात से शुरू करता हूं कि अगर हम एक गरीब तबके के छात्र हैं, गरीब वर्ग से आते हैं और हमारे जैसी तमाम गरीब तबके के छात्र पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में इसीलिए आते हैं ताकि वो एक बेसिक शिक्षा, एक माध्यमिक शिक्षा कम खर्चे में अवेल कर पाएँ और अपना एक स्वर्णिम फ्यूचर बनाए, यहाँ से स्वर्णिम भविष्य लिखें। तो हम अपनी स्याही से जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो हमारी स्याही जब इतना महंगा बिकेगी तो हम अपनी स्याही से अपना स्वर्णिम भविष्य कैसे लिख पाएंगे। तो मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है, और यूपी सरकार से भी मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी यही सवाल कर रहा हूँ कि जो एक एजुकेशन में बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ़ीस एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे मतलब काफ़ी लोग उस फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं, एजुकेशन जैसी उस सुविधा को अवेल कर पाते हैं, काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो एक इनकम इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशनल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों का अगर सही नहीं होगा तो हम इनइक्वालिटीज़ को अक्सर देखेंगे। अब मान लीजिए हम कैंपस की बात करते हैं, यहाँ पे अभी पीजी कोर्सेज़ में जाइए, एग्ज़ामिनेशन फ़ी 1000 रुपया है, 1200 रुपया है। आप डिप्लोमा कोर्सेज़ देख लीजिए, यहाँ फार्मास्यूटिकल्स में जो फार्मास्यूटिकल कोर्स अभी हाल ही में 1 साल हुआ है, शुरू हुआ है, 80,000 रुपया उसका 1 साल का फ़ीस है। अब बताइए गरीब छात्र अगर उसको फार्मेसी में जाना है, उसका मन है कि हम डॉक्टर नहीं तो एक उससे लोअर लेवल है फार्मेसी, जिसमें हम अपना भविष्य लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से जॉब ओरिएंटेड मतलब फील्ड है ये, हम जॉब कर सकते हैं, वो 80,000 कहाँ से देगा? क्योंकि आप देखते हैं कि किसान की कमाई कितनी होती है। गांव वर्ग से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, हम देखते हैं कि जो एक गरीब तबके का छात्र है, उसके पिता और उसका घर परिवार कितने मुश्किलों से और कितने मेहनत से चलता है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ का कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हर यूनिवर्सिटीज़ में ये कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं प्राइवेट के तौर पर, जिनका अच्छा रैंक नहीं आ पाता है या जिनको डोनेशन पर पढ़ना होता है, वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स की तरफ मूव करते हैं। बट लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये हालात है, क्योंकि हम यहाँ के छात्र हैं तो हम यहीं की बात करेंगे फ़िलहाल में, कि यहाँ ये हालात है कि जैसे फार्मास्यूटिकल कोर्सेज़ है उसको पूरा उसमें 60 सीट है, 60 की 60 सेल्फ फाइनेंस है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब जो उसमें एडमिशन लेगा लड़का, या तो वो बहुत गरीब अमीर तबके का लड़का होगा या उसके पिताजी का कोई अच्छा बैकग्राउंड होगा ताकि वो 80,000 रुपया दे पाएँ 1 साल का। 2 साल का कोर्सेज़ है, 1 साल का। अब बताइए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ आप इस तरीके से बढ़ाएंगे और फिर आप एक तरह से स्किल डेवलपमेंट की मांग करते हैं, तो हम इसको कोरिलेट किया जाए कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट की मांग करते हैं, इतना महंगा फीस किसी कोर्स में रखेंगे तो छात्र वो स्किल ग्रिप अप कैसे करेगा, वो उस चीज़ से कैसे टैकल कर पाएगा? इतना फीस दे के जब वो एडमिट ही नहीं हो पाएगा तो किस हिसाब से वो अपना स्किल डेवलप कर पाएगा? जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट्स को लेके बहुत इशू आता है। हॉस्टल अलॉटमेंट यानी अब जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अधिकतर हॉस्टल जो है लड़कियों का अलॉटेड है, मतलब सबसे ज़्यादा हॉस्टल लड़कियों को यहाँ अलॉटेड है। लड़कों के नाम पे अलॉटमेंट जो है यहाँ कम है और लड़कों की सीट्स भी कम है। लड़कियों के एक हॉस्टल में नॉर्मल 600-650 सीट होता है, लड़कों के एक हॉस्टल में 180 से 200 तक की सीट होती है। तो कंपेरिजन रेशियो जो देखा जाए वहाँ लड़कों का काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और NSY का सक्रिय सदस्य भी रहा हूँ। अब चूँकि छात्र हूँ तो मैं छात्रों के मुद्दे पर बोलना चाहूँगा। कैंपस के मुद्दों की बात करूँ तो क्लासेस की एक बड़ी समस्या रहती है कि क्लासेस होती नहीं हैं, आए दिन क्लासेस नहीं होती हैं। कभी ये प्रोफेसर छुट्टी पे, कभी वो प्रोफेसर छुट्टी पे हैं, और होती भी अगर तो स्कॉलर्स ज़्यादातर लेते हैं। असाइनमेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है कि असाइनमेंट आप सबमिट करने जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रोफेसर्स अपने रूम में नहीं बैठे, एक टाइम पे नहीं लिया जाता है, तो ऐसी समस्या है। दूसरी यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शिक्षा है उसको महंगा किया जा रहा है। सोशल वर्क एक डिपार्टमेंट है, उसमें 104 सीटें हैं, 104 सीटों में 48 सीटें जो है वो सिर्फ रेगुलर कोर्सेज़ के लिए हैं, बाकी सेल्फ फाइनेंस के लिए। मतलब आधे से ज़्यादा सीटों के लिए आप सेल्फ फाइनेंस में पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा फीस दीजिए। अब जो गरीब बच्चा होगा वो कहाँ से फीस देगा? यूनिवर्सिटी के बाहर के अगर मुद्दे करें तो एक रोज़गार का मुद्दा जो है छात्रों के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप पढ़ के तो निकल जाते हैं बट आपको रोज़गार नहीं मिलता तो आप करेंगे क्या? पकौड़ा तलेंगे? नहीं तल पाएंगे, आपके पास इतना क्षमता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है, मैं NSY से हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं फ़ीस और स्कॉलरशिप जो कि बहुत कनेक्टेड रहता है, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। आप ही के संगठन की ये हैं जी, ठीक है, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं, उस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा। आप इनको किस तरह से प्रोटेक्शन देंगे? ये तो आप ही के छात्र संगठन से हैं।
जी, इस पे ले जाके हम लोग वीसी सर से इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। वो कम से कम एक ऐसा माहौल कैंपस में क्रिएट करें, एक ऐसी टीम बनाएं जहाँ पे लड़कियाँ उस हिसाब से जाके बात कर पाएँ। एक काउंसलर ज़रूर रखें जो कि बच्चों को, जो इस टाइप में जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं, उनसे वो सारी बातें करके वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जा सके ताकि यूनिवर्सिटी में इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा सके। मैं फ़ीस और ये जो मैनेजमेंट फ़ीस जो होते हैं और स्कॉलरशिप, इन पे मैं बात करना चाहूँगा। जो मैनेजमेंट कोर्सेस हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उनकी फ़ीस बहुत हाई है। जैसे BBA वगैरह की फ़ीस 30-30 हज़ार रुपये है। ऊपर से बच्चों की स्कॉलरशिप भी नहीं आती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जीरो फ़ीस का वो तो है, प्रावधान है कि आप जीरो फ़ीस, आप फ़ीस मत दीजिए, स्कॉलरशिप आने दीजिए। लेकिन स्कॉलरशिप आएगी तब तो बच्चे फ़ीस जमा करेंगे। जैसे कि इस बार जो कमी हुई थी, हम लोग गए थे, समाज कल्याण विभाग भी सारी चीज़ों को लेके गए थे। 900 करोड़ बजट की कमी थी यूपी स्कॉलरशिप में इस साल, जो कि सरकार ने दिया ही नहीं। उसके लिए हम लोग गए थे तो बाद में SC का उन लोगों ने देना चालू किया था। जनरल की अभी तक वो सारी फ़ीस नहीं आई हैं। बच्चे आते हैं, परेशान रहते हैं। मेन चीज़, हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं, गांव देहात अलग अलग ज़िले से यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने। वो इतनी सारी फ़ीस वो नहीं अवेल कर पाते हैं या उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। मुझे लगता है ये दौर तो अभी थोड़ा बहुत चल भी रहा है कि अलग अलग ज़िले के बच्चे मिल जाते हैं। आने वाले टाइम में वो नहीं मिलने वाला है हम लोग को। जिनके पास पैसा होगा वही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस करते करते ये आम स्टूडेंट्स को, नॉर्मल छात्र को एजुकेशन से दूर भेजा जा रहा है। पहला तो था रोज़गार, बहुत समस्या थी। अब रोज़गार तो तब मिलेगा ना जब आप पास एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। मतलब आपके अनुसार शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है? बहुत तेज़ी से हो रहा है और ख़ासतौर पे पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी को प्राइवेट नहीं किया जा रहा है। उसके अंदर की कोर्सेज़ को धीरे धीरे वो लोग निकाल दे रहे हैं, उसको सेल्फ फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पे दबाव है और उनके माता पिता पे खास तौर पे आर्थिक स्थिति देख ही रहे हैं। GST से लेके हर चीज़ से उलझना पड़ रहा है। एक हॉस्टल का मुद्दा मैं आपके सामने छेड़ना चाहूँगा। मान लीजिए कोई आम स्टूडेंट है, एक गांव देहात से आता है, उसको हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल की फ़ीस एक बार में ये लोग वसूलते हैं। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस वसूलते हैं, कोर्सेज़ की फ़ीस वसूलते हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस। तो ये सारी फ़ीसेस अगर जो हम लोग एक बार में ऐड कर दें तो ये सारा फ़ीस लगभग 1 लाख का भट्टा होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हॉस्टल में वो रह रहा है, वो खाना खा रहा है, 15 दिन के लिए वो गाँव चला गया, उस 15 दिन का भी उसको फ़ीस देना पड़ेगा, हॉस्टल का, जो उसका खाने पीने का और सारा खर्चा। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको लेकर हम लोग ज्ञापन भी देंगे कि अब एक टोकन की सुविधा रखें। जो बच्चा अपना जितना टोकन दे रहा है वो टोकन कलेक्ट करें, उस हिसाब से फ़ीस की वसूली हो, मनमाना ना हो। और खाने के हाइजीन की सुविधा बहुत ही बेकार है यहाँ पे। हाइजीन उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का होना चाहिए। बहुत गंदगी में खाने बनाए जाते हैं, मतलब एक हिसाब से कैसे भी बस बना के दे दो, ये हाल है यूनिवर्सिटी का। टॉयलेट्स बहुत एक बड़ी समस्या है। गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों एक ही में है कई जगहों पे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अलग अलग नहीं है, एक का जगहों पे भले ही अलग अलग है, तो वहीं पे ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं जाना। दूसरी चीज़, पानी की समस्या है। पानी ख़त्म हो जाता है वाटर कूलर्स में, वाटर कूलर्स नए लगाते नहीं हैं ये लोग। इसको लेके हम लोग कई बार ज्ञापन दिए हैं, मीडिया में दिए हैं, अभी तक ये सारी चीज़ें सही नहीं हुई। नल लगते भी हैं तो नल गायब हो जाते हैं, वो भी नल भी एकदम थर्ड क्वालिटी के ये लोग लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। मैं यहाँ पे MSc का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो कंसर्न है वो, जो मैं अपनी फील्ड में देखता हूँ स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, वो है मार्केट रेडी और इंडस्ट्री रेडी स्किल डेवलपमेंट का। मैंने यहाँ पे BSc भी की है, तो मैं बैचलर्स के लेवल पे ही बात करूँगा। और जैसे यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं BTech और मैनेजमेंट वाले, उनका तो अपना कोर्स ही टेक्निकल है, तो वो इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे BSc और BA जो लोग यूजुअली नहीं समझते हैं कि ये भी कितना इंडस्ट्री रेडी हो सकती है चीज़ें। ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं कि आप अपनी ही फील्ड में आप मार्केट में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप प्राइवेट में कैसे वर्कफोर्स में कैसे अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता है यूनिवर्सिटी में उतना जितना कि पोटेंशियल है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के पास बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हर साल बेहतर ही हो रहा है और वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है। फिर भी दुव्वल दर्जे के यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं। आप जैसा कि बच्चों ने देखा अपनी अपनी यहाँ पे समस्याएं रखी। ये NSUI के छात्र संगठन के बच्चे थे, छात्र और छात्राएं थे जिन्होंने समस्याएं रखी। इन्होंने बेरोज़गारी की बात करी, हम की बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा अगर यहाँ से पढ़ करके निकलते हैं, ये प्रमुख समस्या है। इन्होंने हाइजीन जैसी प्रॉब्लम बताई, शौचालय जैसी व्यवस्थाएँ भी दुरुस्त नहीं है विश्वविद्यालय में। इन्होंने फ़ीस वगैरह की बात करी, स्कॉलरशिप के मुद्दे उठाएं जो कि अहम समस्या है। महिला सुरक्षा बहुत ज़रूरी है,
जिसके बड़े बड़े भाषण तो दे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल इन्होंने भी सामने दिया। आज भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, भयभीत मुद्रा में हैं, शिकायत करें तो कहाँ करें। इन्होंने भी अपने स्तर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के रखा। आगे इन्होंने भी आगे जैसे आधुनिकीकरण में हम लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, क्योंकि ये युवा हैं और आगे बढ़ करके इन्हें ही देश का भविष्य संभालना है। तो इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। आगे इसी क्रम में हम और भी संगठन से बात करेंगे और भी जगह चलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।